डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, तो हम उसके द्वितीय भाग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो पहला तो हमने जो पढ़ा था क्लासिफिकेशन है वो लोड वोल्टेज के अकॉर्डिंग है। वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम कैसे काम करते हैं, तो पहला है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा इस प्रणाली में विद्युत उत्पादन केंद्रों से प्राप्त उच्च वोल्टेज को विद्युत उपकेंद्रों में लगे अपचय ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च वितरक वोल्टेज में परिवर्तित करके वितरक लघु वो उपकेंद्रों को प्रेषित किया, मतलब भेज दिया जाता है। जो ट्रांसमिशन होती है उनको हम क्या करते हैं, भेज दिया जाता है। उच्च वोल्टेज जो होता है वो 11 kVA होता है से 33 kVA होता है, और निम्न उच्च वितरण वोल्टेज जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन 1 kVA से लेकर 11 kVA तक होता है। इनमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें प्रेषित की जाने वाली जो विद्युत शक्ति की मात्रा होगी विद्युत उपकेंद्रों के उक्त स्थानों तक की दूरी पर निर्भर करती है कि हमें कितनी डिस्टेंस पर इसको भेजना है। फिर जो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इस प्रणाली में विद्युत उपकेंद्रों द्वारा प्राप्त उच्च वोल्टेज लघु केंद्रों में प्रेषित किया जाता है, जिन्हें पुनः वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा अपचयित करके निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रणाली को निम्न वोल्टेज प्रणाली भी कहा जाता है। तो हमारी जो होती है ये निम्न वोल्टेज प्रणाली कहलाती है। फिर जो हमारा निम्न वोल्टेज प्रणाली होती है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा प्रणाली सिस्टम है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रणाली के अकॉर्डिंग है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा होता है तो उसको हम क्या करते हैं 11 kVA से कन्वर्ट कर लेते हैं 440 वोल्ट में, ये कहलाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर जो करंट जो होता है, मतलब दूसरा बेस ऑन नेचर करंट, जो धारा की प्रकृति के आधार पर होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम प्रयोग नहीं करते, हम प्रयोग करते हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। विद्युत उत्पादन, संचरण व वितरण में मुख्यतः प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त की जाती है, परंतु कुछ अनुप्रयोग जैसे डीसी मशीनों के लिए विद्युत रासायनिक कार्य आदि के लिए दृश्य धारा की आवश्यकता होती है। तो जो हम उत्पादन करते हैं वो एसी करते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, कुछ प्रयोगों के लिए हम क्या करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें कोई भी चीज़ चलानी है, जैसे डीसी मशीनें चलानी हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, धातु शोधन करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में विद्युत शक्ति का उत्पादन, संचरण व वितरण एसी के रूप में किया जाता है। एसी वितरण प्रणाली में उपभोक्ता की विद्युत शक्ति को ट्रांसफार्मर की सहायता से अपचयित करके प्रेषित कर दिया जाता है। ये जो क्या होगा, अपचयित करने का मतलब होता है कि उसको घटा देना, स्टेप डाउन कर देना। ट्रांसफार्मर की सहायता से हम उस वोल्टेज को डाउन कर देते हैं, मतलब 11 kV की सप्लाई को हम 440 वोल्ट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस, संरचना के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, संरचना के अकॉर्डिंग दो प्रकार के होते हैं, ओवरहेड और अंडरग्राउंड। इस प्रणाली में जो तार होते हैं बिना आवरण रहित होते हैं, टावरों तक ले जाकर क्रॉस आर्म लगाकर इंसुलेटर से कस दिया जाता है, और ये बहुत सरल और सस्ती प्रणाली होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम क्या करते हैं आसानी से ले जा सकता है। फिर दूसरा जो होता है, यदि आपूर्तिकर्ता अंडरग्राउंड होता है, यदि आपूर्तिकर्ता विद्युत सप्लाई को आपूर्ति केबल द्वारा भूमि के अंदर बिछाकर करता है तो वह भूमिगत प्रणाली होती है। तो अगर सिस्टम को हम क्या करते हैं ज़मीन में केबल के द्वारा ले जा सकते हैं, वो अंडरग्राउंड हो गया। ओवरहेड होता है, मतलब शरीर के मतलब अपने जो हेड है उसके ऊपर से जो जाए वो कहलाता है ओवरहेड लाइनें। इसमें क्या होता है कि हम जो केबलें होती हैं वो पीवीसी केबलों के जो होती हैं उपयोग की जाती हैं, इन केबलों को हम क्या करते हैं ले जाया जा सकता है इन केबलों के माध्यम से। फिर जो होता है हमारा कंस्ट्रक्शंस ऑफ कनेक्शन, बेस ऑफ कनेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो कुछ
तीन चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियल सिस्टम, दूसरा होता है रिंग सिस्टम, तीसरा होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ये इस टाइप के हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कनेक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इस रेडियल सिस्टम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो वितरण प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्रों को एक और सप्लाई प्रदान की जाती है और उस प्रणाली में महानगरों के विभिन्न क्षेत्रों में क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं। जैसे ये डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग जगह पर इन सब स्टेशनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस सप्लाई को ले जाकर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इनमें से क्या होता है कि इन वितरण केंद्रों में 11 kV को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जहां हम यहाँ पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इस सिस्टम का विशेषता ये होती है कि इसमें सीबी जो सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत कोई भी दोष उत्पन्न हो जाने के कारण केवल एक ही खंड में ब्रेकडाउन, मतलब अगर ये खराब होता है तो केवल यही भर खराब होगा, बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये रेडियल सिस्टम होता है। फिर जो होता है, फिर दूसरा सिस्टम होता है रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होता है, इस प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्रों में दो ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है। जो सप्लाई है वो दो ओर से प्रदान की जाती है, जिससे एक ओर सप्लाई बंद हो जाने पर दूसरी ओर की सप्लाई चालू रहती है। जो सप्लाई होगी वो चालू रहेगी। मतलब ये है कि अगर हम एक जगह से रिंग सिस्टम जैसे अंगूठी जैसे होती है उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, फैला देते हैं, तो क्या होती है, चारों साइड से हम उसकी सप्लाई ले सकते हैं। इस प्रकार में 11 kVA एक बंद प्रकार का वृत्त बन जाता है, जिसे रिंग सिस्टम कहा जाता है। तो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो सिस्टम कैसे बनता है। रिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि ये हमारा सब स्टेशन होता है, जहां हम 3311 kV कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी ये रिंग हर जगह, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर इधर सप्लाई बंद हो गई तो हम इधर से इस सप्लाई को दे सकते हैं, इधर सप्लाई दे सकते हैं। अगर ये वाला बंद हो गया तो इधर से सप्लाई दे सकते हैं। जबकि उस वाले में क्या होता था, एक जो महानगर होते हैं तो उधर जो रेडियल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जब हम एक ही साइड उसमें सप्लाई डाल सकते हैं, दोनों साइड से नहीं। जबकि रिंग सिस्टम में हम दोनों साइड से सप्लाई को ले जा सकते हैं। ये सर्विस लाइनें होती हैं, अगर यहाँ से हम यहाँ तक सप्लाई, अगर इधर का सर्किट ब्रेकर ख़राब हो गया तो इधर वाली केक कवर कर लेती हैं। तो ये होता है। फिर इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम में यह प्रणाली ग्रिड प्रणाली कहलाती है। इसमें विद्युत शक्ति उपभोक्ता को वितरण रिंग प्रणाली से किया जाता है, परंतु इसमें प्रत्येक उपकेंद्रों में ग्रिड स्टेशन से संयोजित किए जाते हैं। अब ये सिस्टम होते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ग्रिड से संयोजित कर देते हैं। जो हमारा सिस्टम होगा Q1 Q और ये हमारा ग्रिड स्टेशन हो गया, हम इसको डायरेक्टली ग्रिड स्टेशन से संयोजित करते हैं। ये कहलाता है इंटरकनेक्टेड। इसमें क्या होता है कि जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसमें जिसमें फीडर रिंग विद्युत में S1 S2 होती हैं, सप्लाई दी जा रही है। भारत के अनेकों राज्यों में आपसी सहयोग के लिए राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया जाता है। मतलब ये राष्ट्रीय, ये अगर देखा जाए तो एक राज्य से हो गया, ये दूसरे राज्य की सप्लाई हो गई, फिर ये तीसरे राज्य की सप्लाई हो गई, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, फिर ये चौथे राज्य की हो गई। तो अगर ये राष्ट्रीय राज्य जो ग्रिड होता है इससे हम कनेक्टेड रहेंगे तो इससे क्या होगा, अगर कभी भी यहाँ से सप्लाई कट होती है तो हम यहाँ से ले जाकर इसमें जोड़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सहयोग से स्थापित किया जाता है। यदि राज्य में कुछ विद्युत उत्पादन केंद्रों में कहीं कारणों पर ब्रेकडाउन हो जाता है तो अन्य राज्यों से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत सप्लाई को लिया जा सकता है। ये लोड होता है, हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया गया है हमने, और ये वितरक लोड होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लोड होता है वो कहलाता है। फिर जो हमारे बस बार होते हैं, बस बार का अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं कि हम उन बस बारों का अच्छे से अरेंजमेंट करें जिससे कि वो आसानी से हम उस बस बार के थ्रू हम सप्लाई को ले जा सकें। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जिन विभिन्न जनरेटर समान वोल्टेज पर जोड़कर कार्य किया जाता है तो उसे बस बार कहा जाता है। विद्युत सप्लाई प्रदान एक साधन होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी पैनल होते हैं, वितरण लाइनें तक वायरिंग सामान्यतः बस बार के द्वारा ही संपन्न कराई जाती है। जो ट्रांसफार्मर के कक्ष बाहर के खुले स्थापित किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर से कोई जल रोधी केबलों के द्वारा किया जाता है।
और अंदर क्या होता है, इनमें हम क्या करते हैं, बस बार से संयोजित कर देते हैं। अब जो बस बार सिस्टम होता है वो कुछ टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल बस बार सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग हम पावर स्टेशनों में किया जाता है। जनित्र, लाइन और ट्रांसफार्मर को बस बार से जोड़ा जाता है। अब जैसे ये जनरेटर, 2 जनरेटर लगा है, यहाँ बस बार लगा है। अब इनको हम क्या करेंगे, हमने पिछले सेम में पढ़ा था कि जो हमारा सिंक्रोनाइजिंग, 2 अल्टरनेटर को पैरेलल चलना है। पहले से चल रही इनकमिंग मशीन हो जाए, दूसरे चल रही है वो रनिंग मशीन हो जाए, पहले से चल रही है रनिंग मशीन हो जाएगी, दूसरी चल रही इनकमिंग मशीन हो। इन दोनों को हम सिंक्रोनाइजिंग मेथड से आपस में जोड़ देंगे और ये जो बस बार है इसके थ्रू हम सप्लाई को आगे की ओर बढ़ाते चले जाते हैं, आदि को जोड़ दिया जाता है। फिर दूसरा सिस्टम जो होता है सेक्शनलाइजेशन, एक बस बार सिंगल बस बार होता है, उसको कैसे मतलब अलग अलग खंडों में डिवाइड किया हुआ बस बार ये कहलाता है। इसमें अलग अलग बस बार होता है, एक साथ लगाया जाता है। इसका उपयोग बड़े स्टेशनों में किया जाता है। मतलब जो हमारा ये जनरेटिंग स्टेशन है, अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ से सप्लाई कभी भी अगर ये ब्रेकडाउन की स्थिति में होता है तो हम क्या करते हैं, इधर से सर्किट ब्रेकर को ऑन करके इन जनरेटरों से हम क्या करते हैं, इधर सप्लाई लाया जा सकता है। अब हम कैसे इसमें क्या करते हैं, इनको बड़े बड़े स्थानों पर ही प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा होता है डुप्लीकेट बस बार। फिर जो नेक्स्ट होता है वो होता है डुप्लीकेट बस बार। डुप्लीकेट बस बार जो होता है उनमें हम कैसे काम करते हैं, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बस बार प्रणाली में बड़े स्टेशनों में किया जाता है। इसका बस बार प्रणाली दो बस बार स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर हमारी बस बार हो गई, जैसे एक बस बार ये हो गई, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये, इसमें 2 बस बार। कभी भी इस बस बार में क्या होता है, अगर खराबी आती है तो इस बस बार से हम क्या करें, सप्लाई ले सकते हैं। इससे ब्रेक डाउन स्थिति पर भी हम सप्लाई को आसानी से चलाया जा सकता है। इसमें यह प्रणाली बहुत बड़े स्टेशनों में किए जाते हैं, जो ग्रिड होते हैं, जहाँ क्या करते हैं, ट्रांसमिशन किया जाता है। ट्रांसमिशन मतलब एक स्टेप अप करेंगे वोल्टेज को, तब तो ट्रांसमिशन होगा, तो हम क्या इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। फिर जो इससे रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्या क्या होते हैं, विविध पद जो होते हैं विद्युत शक्ति वितरण संबंधी, तो उसको देखते हैं। पहला होता है मैक्सिमम डिमांड, उच्चतम मांग। जो हम कैसे मांग रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, उच्चतम मांग को किलोवाट में मापा जाता है। किसी विशेष अवधि में मॉनिटर की गई विद्युत मांग की उच्चतम स्तर। किसी भी महीने में क्या होता है कि हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत कर रहे हैं, तो हर 30 मिनट के दौरान ये क्या होता है, ये की संख्या बढ़ती जाती है, और इसको क्या कर देखा जाता है कि कैसे ये बढ़ रहा है। फिर जो होता है एवरेज डिमांड होता है कि औसत हम कितना, एवरेज का मतलब होता है कि वो कितनी डिमांड हम कर रहा है और हम दे कितना रहे, वो औसत है। जैसे कि हमारे दिन की जो लोड की कैपेसिटी हो गई 1 मेगा वोल्ट हो गई, 1 मेगा वोल्ट हो गई, जबकि जो हमने इतना अनुमान लगाया था ये एवरेज है, लेकिन जो हमारा बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा 10 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहा है, वो एवरेज होता है। तो इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, विद्युत शक्ति के कुल मांग बच्चे कुल दिनों की संख्या, मतलब उन दिनों में हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने खर्च की, वो कहलाती है विद्युत मांग। फिर तीसरा होता है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि जो हमारा किसी भी निर्दिष्ट समय में पीक लोड के द्वारा कुल विभाजित भार में कुल जो होता है रूप में होता है, वो भार गुणांक कहलाता है। इसमें उपयोगिता के दर मापता है कि कितनी दर पर हम इलेक्ट्रिसिटी को माप रहे हैं। तो हम निकाल सकते हैं भार, कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुल भार मतलब मांगा गया समय कितना भार क्या है, और दी गई जो समय अवधि है उसमें उच्चतम भार क्या है, मतलब इस समय हमारा जो लोड है वो कैसे चल रहा है। अवधि उच्चतम भार। अब हम इसको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो हमारा पीक डिमांड है कि हमने क्या किया, 436 किलोवाट का लोड मांग रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है कितना, 100 किलोवाट पर आवर खर्च कर रहा है। अब देखते हैं कि हमारा जो भार कुल कितने दिन में, 30 दिन में ये उपयोग हो रहा है। तो अब देखते हैं भार कारक कैसे निकाले। कुल भार कितना है, टोटल लोड कितना है, 57200 किलो है, किलोवाट पर आवर खर्च कर। दी गई समय अवधि कितनी है, 30 दिन में 24 घंटे होते हैं, और
प्रतिदिन होता है और प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं, प्रतिदिन कितना खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 336। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग अब इसका रेशियो निकालेंगे परसेंटेज में। तो जो रेशियो आता है उसको हम कितना आता है 18.22% इसका रेशियो होता है, मतलब इतना लोड फैक्टर का मान होता है। तो कुल भार मतलब वो कितना खर्च कर रहा है, फिर कितने दिन की मांग है, फिर एक दिन का निकालेंगे, एक दिन में जितना भी किलोवाट प्रतिदिन जा रहा है वो ये हो जाएगा, मतलब उसका गुणा कर देंगे। फिर होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर में विद्युत प्रणाली के विभिन्न उपविभाजनों में व्यक्तिगत अधिकतम मांग एवं पूर्ण प्रणाली की अधिकतम मांग के अनुपात को डाइवर्सिटी कहते हैं। तो समथिंग अगर डाइवर्सिटी गुणांक जो होगा फैक्टर होगा फैक्टर, वो होता है कि व्यक्तिगत अगर कोई व्यक्ति है अधिकतम मांग, वो मांग कितना रहा है, मांग बटे पूर्ण प्रणाली की अधिकतम मांग, ये होता है। फिर प्लांट क्षमता के अकॉर्डिंग हम कैसे माप सकते हैं कितना हमें प्लांट के अकॉर्डिंग, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। इसमें क्या होता है, पावर प्लांट जो होते हैं और वार्षिक औसत में प्लांट की जो रेडिएटर क्षमता होती है कितना हम उसमें से कितने इतने वर्षों में उत्पादन कर सकते हैं, वो कहलाता है रेडिएटर। फिर जो होते हैं प्लांट यूनिटी फैक्टर होता है कि उसके उपयोगिता गुणांक क्या है। तो उसमें क्या होता है कि विद्युत शक्ति की उच्चतम मांग और प्लांट की रेडिएटर क्षमता के अनुपात को प्लांट उपयोगिता गुणांक कहा जाता है। इसमें क्या प्लांट की क्षमता डिवाइड बाय जो भार होगा, जितना लोड डलेगा, वो कहलाता है हमारा प्लांट यूनिटी। इसमें उपयोगिता गुणांक जो होता है प्लांट की क्षमता गुणांक बटे भार गुणांक। फिर इसमें भी होता है औसत जो फैक्टर होता है, औसत वार्षिक भार कितना है, मतलब एक साल में कितना भार होता है। फिर डिवाइड बाय प्लांट रेडिएटर क्षमता क्या है, रेटेड जो होती है क्षमता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकालते हैं। धन्यवाद।